मित्रों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का सोहन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास में। बाल विकास एवं शिक्षण के विविध प्रश्नों के साथ एक बार पुनः उपस्थित हैं आप सभी के सामने। आइए क्लास को शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए बिल्कुल आपकी स्क्रीन पर है। आंगनबाड़ी या बालवाड़ी 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए खोले गए हैं। यह आरटीई एक्ट 2009 की किस धारा में जो है इसका उल्लेख है? ऑप्शन ए में दिया है धारा नंबर 14 में, बी ऑप्शन में दिया है धारा नंबर 7 में, ऑप्शन सी में दिया है धारा नंबर 11 में और डी में दिया है धारा नंबर 9 में। देखिए आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि आंगनबाड़ी या बालवाड़ी 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए जो खोले गए हैं, यह आरटीई एक्ट 2009 की किस धारा में जो है इसका उल्लेख है? देखिए आप सभी जानते हैं कि प्राथमिक शिक्षा की जो आयु होती है वह 6 वर्ष होती है और पूर्व प्राथमिक शिक्षा की जो आयु होती है वह 3 से 6 वर्ष होती है। और वही आपसे यहाँ पूछा है कि 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए जो आंगनबाड़ी खोले गए हैं, यह आरटीई एक्ट 2009 की किस धारा में जो है इसका उल्लेख है? तो देखिए आंगनबाड़ी या बालवाड़ी जो 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए खोले गए हैं, यह जो है इसका उल्लेख जो है धारा नंबर 11 में है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए धारा नंबर 11 कहता ही है कि विद्यालय पूर्व जो है शिक्षा देने का प्रावधान है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत में सूक्ष्म शिक्षण का प्रतिमान किसके द्वारा तैयार किया गया है? देखिए यहाँ आपसे पूछ रहा है कि भारत में सूक्ष्म शिक्षण का प्रतिमान किसके द्वारा तैयार किया गया है? एनसीटीई के द्वारा, एनआईओएस के द्वारा, एनसीईआरटी के द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए अगर बात करें तो भारत में सूक्ष्म शिक्षण की, तो यह जो है इंदौर विश्वविद्यालय की सहायता से यह एनसीईआरटी के द्वारा जो है तैयार किया गया है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और देखिए भारत में सूक्ष्म शिक्षण की शुरुआत जो है 1967 में जो है डीडी तिवारी के द्वारा की गई। भारत में सूक्ष्म शिक्षण के जनक जो है डीडी तिवारी हैं और इसकी देखिए कुल अवधि जो है वह 36 मिनट होती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आइए अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। शिक्षण क्रियाओं की एक विधि है जो सीखने में उत्सुकता पैदा करती है। यह परिभाषा जो है किसकी है? चलिए महत्वपूर्ण परिभाषा है। आपको बताना है कि शिक्षण क्रियाओं की एक विधि है जो सीखने में उत्सुकता पैदा करती है। यह परिभाषा जो है किस मनोवैज्ञानिक ने दी है? मॉरिसन ने, बीओ स्मिथ ने, बर्टन ने या फिर योकम तथा सिम्पसन ने? देखिए पूछी गई परिभाषा है शिक्षण क्रियाओं की एक विधि है जो सीखने में उत्सुकता पैदा करती है। यह परिभाषा दी है बीओ स्मिथ ने। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। प्रारंभिक शिक्षा से तात्पर्य है। चलिए उत्तर करेंगे आप सभी। प्रारंभिक शिक्षा से तात्पर्य है। ऑप्शन ए में दिया है कक्षा 1 से 8 तक की कक्षा से। ऑप्शन बी में दिया है कक्षा 1 से 5 तक की शिक्षा से। सी ऑप्शन में दिया है कक्षा 6 से 8 तक की शिक्षा से और डी विकल्प में दिया है कक्षा 1 से 10 तक की शिक्षा से। आपको बताना है कि प्रारंभिक शिक्षा से तात्पर्य है क्या कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा से, बी में दिया है कक्षा 1 से 5 तक की शिक्षा से, सी ऑप्शन में दिया है कक्षा 6 से 8 तक की शिक्षा से और डी में दिया है कक्षा 1 से 10 तक की शिक्षा से। चलिए देखिए अगर आप ऑप्शन बी लगा रहे हैं कक्षा 1 से 5 तक की शिक्षा से तो आप पूरी तरह से गलत हैं। प्रारंभिक शिक्षा से तात्पर्य है कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा से। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए बी ऑप्शन जो लगा रहे हैं वह पूरी तरह से गलत हैं। 1 से 5 तक की शिक्षा को जो है प्राथमिक शिक्षा बोलते हैं
ध्यान रहे 1 से 5 तक की शिक्षा को जो है प्राथमिक शिक्षा बोलते हैं और कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा को जो है प्रारंभिक शिक्षा बोलते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। जितने लोगों ने ऑप्शन बी जो है चूज किया है उन सभी का उत्तर जो है पूरी तरह से गलत है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ेंगे। एनसीईआरटी ने कितने शैक्षिक मूल्य माने हैं? आपको बताना है कि एनसीईआरटी ने कितने शैक्षिक मूल्य माने हैं। प्रश्न संख्या 5 के लिए आप लोग उत्तर करिए। 4, 12, 56 या फिर 83। चलिए उत्तर करेंगे आप सभी। देखिए जितने लोग ऑप्शन डी अगर लगा रहे हैं तो उन सभी का उत्तर जो है पूरी तरह से गलत है। यहाँ आपसे पूछा है कि एनसीईआरटी ने कितने शैक्षिक मूल्य माने हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछता कि एनसीईआरटी ने कुल कितने मूल्य माने हैं तो आपका उत्तर होता 83। लेकिन यहाँ आपको बताना है कि एनसीईआरटी ने कितने शैक्षिक मूल्य माने हैं। तो देखिए एनसीईआरटी ने 4 शैक्षिक मूल्य माने हैं। पहला है श्रम, दूसरा है सफाई एवं सच्चाई, तीसरा है समानता एवं सहयोग और चौथा है बंधुत्व एवं भाईचारा। तो देखिए एनसीईआरटी ने कितने शैक्षिक मूल्य माने हैं तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 4 शैक्षिक मूल्य माने हैं कौन? एनसीईआरटी ने। और एनसीईआरटी ने कुल मूल्य कितने माने हैं तो आपका उत्तर 83 होगा। लेकिन यहाँ शैक्षिक मूल्य पूछ रहा था इसलिए आपका उत्तर जो है सही होगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद है उत्तर आपको पूरी तरह से स्पष्ट होगा। और देखिए एग्जामिनर परीक्षा में इसी प्रकार से सवाल पूछता है। चलिए अगले सवाल पर बढ़ेंगे। दंड के प्रकार हैं, इनमें से जो है कौन दंड के प्रकार हैं? सामाजिक दंड, आर्थिक दंड, मानसिक दंड या फिर उपरोक्त सभी? तो देखिए सामाजिक दंड भी जो है दंड का प्रकार है, आर्थिक दंड भी है, मानसिक दंड भी है। अर्थात जो है आपका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी यहाँ जो है सही उत्तर हो जाएगा। ये सभी जो है दंड के प्रकार हैं। और देखिए सामाजिक दंड जैसे बच्चा लेट आए तो उसे कक्षा से बाहर कर देना, यह जो है सामाजिक दंड है। और अगर बच्चा जो है विद्यालय नहीं आता तो अगले दिन जो है उससे फाइन वसूल करना, यह जो है आर्थिक दंड हो गया। और मानसिक दंड जैसे बच्चा कोई गलती करे तो आप जो है उसे 100 पेज जो है लिखने को दे दें, तो यह जो है मानसिक दंड हो गया। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। और देखिए आप लोग क्लास को अपने मित्रों में शेयर कर दें। जिन साथियों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सभी मित्र जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को जो है अपने साथियों में शेयर आप सब जरूर किया करें। चलिए प्रश्न नंबर 7 देखिए। शिक्षण की अवस्थाएं किसने बताई हैं? टॉलमैन ने, मॉरिसन ने, अब्राहम मैस्लो ने या फिर इनमें से कोई नहीं? आपको उत्तर करना है कि शिक्षण की अवस्थाएं जो हैं किसने बताई हैं। देखिए शिक्षण की 3 अवस्थाएं बताई हैं टॉलमैन ने। पहला शिक्षण पूर्व अवस्था, दूसरा है अंतः क्रियात्मक अवस्था, तीसरा है उत्तर अंतः क्रियात्मक अवस्था। ये 3 अवस्थाएं शिक्षण की बताई हैं कौन? तो टॉलमैन ने। और चिन्ह अधिगम का सिद्धांत भी किसने दिया है? तो टॉलमैन ने। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। शिक्षण की 3 अवस्थाएं किसने बताई हैं? तो टॉलमैन ने। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल पर आगे बढ़ेंगे। सामूहिक अचेतन का सिद्धांत किसने दिया है? सिगमंड फ्रायड ने, फ्रांसिस गाल्टन ने, जुंग ने या फिर विलियम जेम्स ने? देखिए आपसे सामूहिक अचेतन का सिद्धांत पूछ रहा है और देखिए सिगमंड फ्रायड उत्तर बिल्कुल नहीं होगा। अब आपके सामने 3 विकल्प हैं, फ्रांसिस गाल्टन, जुंग और विलियम जेम्स। देखिए सिगमंड फ्रायड की थोड़ी सी बात कर लेते हैं और आप लोग ध्यान से देखिए सुनेंगे।
सिगमंड फ्रायड ने मन या मस्तिष्क को जो है 3 भागों में बाँटा है। पहला इदम, दूसरा अहम, तीसरा जो है पराअहम, यानी इड, ईगो और सुपर ईगो में। और देखिए इदम को जो है अचेतन कहते हैं, अहम को चेतन कहते हैं और पराअहम को जो है अवचेतन कहते हैं। और सिगमंड फ्रायड ने कहा है कि मनुष्य का जो अचेतन मन होता है, इस अचेतन में जो है मनुष्य की सारी अतृप्त इच्छाएं जो हैं भरी होती हैं। और देखिए यहाँ अचेतन नहीं पूछा है, इसीलिए आपका उत्तर जो है सिगमंड फ्रायड नहीं होगा। यहाँ आपसे पूछा है सामूहिक अचेतन का सिद्धांत किसने दिया है। तो देखिए सिगमंड फ्रायड से एक कदम आगे निकल गया कौन, तो जुंग ने। जुंग ने जो सिद्धांत दिया है उसका नाम है सामूहिक अचेतन का सिद्धांत। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सामूहिक अचेतन का सिद्धांत दिया है जुंग महोदय ने। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए जुंग क्या कहता है कि मनुष्य के अचेतन में उसकी ही नहीं, उसके पूर्वजों की प्लस उसकी खुद की जो है अतृप्त इच्छाएं भरी होती हैं, यह कहता है जुंग। देखिए पूर्वजों की अतृप्त इच्छाओं को मिला दिया जाए और खुद की जो है अतृप्त इच्छाओं को मिला दिया जाए तो क्या बन गया, सामूहिक अचेतन बन गया। और यही आपसे पूछा था कि सामूहिक अचेतन का सिद्धांत किसने दिया है, तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जुंग महोदय ने। उम्मीद है उत्तर आपको पूरी तरह से स्पष्ट होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। हार्मिकवाद नाम से किस संप्रदाय को जाना जाता है। हार्मिकवाद नाम से किस संप्रदाय को जाना जाता है, यानी हार्मिकवाद किसको कहा जाता है। संरचनावाद को, उद्देश्यवाद को, मानवतावाद को या फिर व्यवहारवाद को। देखिए संरचनावाद के जनक हैं विलियम बुंट, उद्देश्यवाद के जनक हैं विलियम मैकडूगल, मानवतावाद के जनक हैं अब्राहम मैस्लो तथा कार्ल रोजर्स और व्यवहारवाद के जनक हैं जेबी वाटसन। आपको बता दें कि व्यवहारवाद के जनक तो जेबी वाटसन हैं, लेकिन व्यवहारवाद शब्द का जो है सर्वप्रथम प्रयोग विलियम मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में जो है किया है, यानी आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान की अवधारणा में जो है इन्होंने किया है। तो व्यवहारवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है, तो विलियम मैकडूगल ने। और देखिए उद्देश्यवाद को ही जो है हार्मिकवाद कहा जाता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए उद्देश्यवाद को ही जो है हार्मिकवाद कहा जाता है, जिसके जनक विलियम मैकडूगल हैं। देखिए विलियम मैकडूगल ने कहा है कि ऐसा कोई काम नहीं है जिसका कोई उद्देश्य ना हो। जैसे आप यहाँ पढ़ रहे हैं तो आपका कोई ना कोई उद्देश्य है, मैं आपको अगर पढ़ा रहा हूँ तो मेरा भी कोई ना कोई उद्देश्य है। तो वही तो देखिए उद्देश्यवाद यही कहता है कि ऐसा कोई काम नहीं जिसका कोई उद्देश्य नहीं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और उद्देश्यवाद के जनक जो हैं विलियम मैकडूगल साहब हैं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। नैतिक दुविधा, सहयोग की नैतिकता, नैतिक तर्कणा या फिर नैतिक यथार्थवाद। प्रश्न नंबर 10 के लिए आप सभी उत्तर करिए। इसका उत्तर देखिए देखना चाहेंगे, आप सभी लोग कमेंट करके उत्तर करिए। देखिए जितने लोगों ने नैतिक दुविधा उत्तर लगाया होगा उन सभी का उत्तर देखिए पूरी तरह से गलत है। और देखिए प्रश्न को समझेंगे, कह रहा है कि कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। आपको बता दें कि जितने लोगों ने उत्तर नैतिक दुविधा दिया होगा उन सभी का उत्तर गलत है, क्योंकि आप जानते हैं कि नैतिक दुविधा तो तब बनेगी जब आपको सही सही में से किसी एक को चुनना हो, और नैतिक दुविधा तब बनती है जब दोनों चीजें गलत हों और एक गलत चीज में से आपको चुनना हो, तभी तो आपके अंदर जो है नैतिक दुविधा बनेगी। आपको बता दें जैसे आपसे कहा जाए सचिन और महेंद्र सिंह धोनी में किसी एक को चुनना हो तो आप किसे चुनेंगे। तो देखिए यहाँ आपके लिए नैतिक दुविधा बनेगी, क्योंकि सही दोनों हैं। यहाँ जो है आपके लिए दुविधा उत्पन्न होगी, इसीलिए देखिए यह उत्तर आपका यहाँ नहीं होगा। और देखिए नैतिक दुविधा जो है सही सही में बनती है, गलत गलत में बनती है। सही और गलत में कभी नैतिक दुविधा नहीं बनती। देखिए जो सही है वह सही है और जो गलत है वह गलत है। यहाँ नैतिक दुविधा कभी नहीं बनेगी। अर्थात नैतिक दुविधा जो बनेगी वह सही सही में बनेगी,
गलत गलत में बनेगी, लेकिन सही और गलत में नैतिक दुविधा कभी नहीं बनेगी। देखिए यहाँ आपका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, नैतिक तर्कणा जितने लोगों ने लगाया होगा उन सभी का उत्तर जो है पूरी तरह से सही है। उम्मीद है उत्तर आपको पूरी तरह से स्पष्ट होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 11 पर चलेंगे। एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया, निम्न में से किस संवेदना द्वारा वह छात्र अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा? दृष्टि संवेदना के द्वारा, स्पर्श संवेदना के द्वारा, ध्वनि संवेदना के द्वारा या फिर प्रत्यक्षण संवेदना के द्वारा? उत्तर करेंगे आप सभी प्रश्न नंबर 11 के लिए। देखिए ज्ञानेंद्रियों के द्वारा व्यक्ति पर होने वाले प्रभाव को जो है संवेदना कहते हैं। यदि कोई छात्र पढ़ रहा है और उसका नाम लेकर कोई व्यक्ति बुलाता है तो सर्वप्रथम वह जो है हाँ में जवाब देगा, अर्थात वह अपनी अनुक्रिया जो है ध्वनि संवेदना के माध्यम से प्रकट करेगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए यहाँ आपसे पूछ रहा था कि एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया, निम्न में से किस संवेदना द्वारा वह छात्र अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा? और हमने आपको बताया कि ज्ञानेंद्रियों के द्वारा व्यक्ति पर होने वाले प्रभाव को जो है संवेदना कहते हैं। जैसे आपके प्रश्न में ही दिया है कि यदि कोई छात्र पढ़ रहा है और उसका नाम लेकर कोई व्यक्ति बुलाता है तो सर्वप्रथम वह जो है हाँ में जवाब देगा, अर्थात वह अपनी अनुक्रिया ध्वनि संवेदना के माध्यम से जो है प्रकट करेगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ेंगे। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? ऑप्शन ए में दिया है 4 से 8 साल, बी में दिया है जन्म से 2 साल, ऑप्शन सी में दिया है 2 से 7 साल और डी में दिया है 5 से 8 साल। चलिए उत्तर करिए आप सभी। देखिए पियाजे के अनुसार बालक का संज्ञानात्मक विकास जो है 4 अवस्थाओं से होकर गुजरता है। पहला है संवेगात्मक गामक या इंद्रियगामक अवस्था, जो कि जन्म से 2 वर्ष तक होती है, और दूसरी है प्राक संक्रियात्मक अवस्था 2 वर्ष से 7 वर्ष तक, जो कि आपके प्रश्न में पूछा है। तो करेक्ट आंसर यहाँ ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और तीसरा है देखिए मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 वर्ष से 11 वर्ष तक, और चौथी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो चलती है 11 वर्ष से 15 वर्ष तक। आपसे प्राक संक्रियात्मक अवस्था पूछा था तो इसकी अवधि है 2 से 7 साल तक। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंधित हैं? पावलोव, बिने, चोम्स्की या फिर मैस्लो? चलिए उत्तर करिए आप सभी। इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंधित हैं? पावलोव, बिने, चोम्स्की या फिर मैस्लो? देखिए आपने नाम सुना होगा नॉम चोम्स्की। नॉम चोम्स्की जो है भाषा विकास से संबंधित मनोवैज्ञानिक हैं। इन्होंने माना कि प्रत्येक मानव शिशु में व्याकरण की संरचनाओं का जो है एक अंतर्निहित एवं जन्मजात खाका होता है, जिसे सार्वभौमिक व्याकरण की संज्ञा दी है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंधित है? तो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, चोम्स्की। सी जो है करेक्ट आंसर होगा। अगले सवाल पर चलेंगे। चारों वेदों का अध्ययन करने वाले को क्या कहा जाता है? रुद्र, स्नातक, वसु या फिर आदित्य? देखिए एक वेद के ज्ञाता को जो है स्नातक कहते हैं, 2 वेद के ज्ञाता को जो है वसु कहते हैं, और 3 वेदों का अध्ययन करने वाले को जो है रुद्र कहते हैं, और चारों वेदों का अध्ययन करने वाले को कहा जाता है आदित्य। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए एक वेद के ज्ञाता को स्नातक, 2 वेद के ज्ञाता को जो है वसु, और 3 वेद के ज्ञाता को जो है रुद्र, और चारों वेदों के ज्ञाता को जो है आदित्य कहा जाता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। निम्न में से किसके लिए फ्रोबेल प्रसिद्ध हैं? एजुकेशन ऑफ मैन, खेल विधि, किंडरगार्टन प्रणाली या फिर उपरोक्त सभी। देखिए, एजुकेशन ऑफ मैन यह पुस्तक है फ्रोबेल की। खेल विधि के जनक भी देखिए फ्रोबेल हैं और किंडरगार्टन प्रणाली के भी जनक जो है फ्रोबेल हैं। इसलिए आपका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी जो है सही हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गीजू भाई बधेका के बारे में कौन सा कथन सत्य है? उन्होंने बाल देवो भव का नारा दिया, वे मारिया मांटेसरी से प्रभावित थे, वे भारत में बाल केंद्रित शिक्षा के सबसे बड़े समर्थक थे, और डी में दिया है उपरोक्त सभी। देखिए, गीजू भाई बधेका ने बाल देवो भव का नारा दिया, वे मारिया मांटेसरी से भी प्रभावित थे, और भारत में बाल केंद्रित शिक्षा के सबसे बड़े समर्थक थे गीजू भाई बधेका। आपका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी विकल्प जो है पूरी तरह से सही हैं। और देखिए, इन्हें जो है बच्चे मूंछों वाली माता के नाम से भी जानते हैं। और दिवा स्वप्न इनकी एक पुस्तक जो है बहुत पूछी जाती है। दिवा स्वप्न के लेखक कौन हैं? तो गिजू भाई बधेका। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और देखिए, सेशन कैसा रहा आप सभी कमेंट में ज़रूर बताएं। उम्मीद है सेशन आपको पसंद आया होगा। और देखिए, जो साथी चैनल पर नए हैं आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में क्लास को आप सभी ज़रूर जो है शेयर करें। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। आज की क्लास को यहीं पर रोकेंगे। क्लास में लगातार बने रहने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।